नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में इससे एक प्रश्न जो है ज़रूर देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखते होंगे तो उसमें जो है भुगतान संतुलन से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि भुगतान संतुलन क्या है, करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद एफडीआई, एफपीआई, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग जो है बीओटी के बारे में समझेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है यानी बीओआई, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। यानी यह वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, देश के अंदर आने वाले पैसे और देश से बाहर जाने वाले पैसे के अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। जैसे देखिए कि आपको पता है कि विश्व में जो भी देश हैं वो एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं। यानी एक देश से जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उसको दूसरे देश में भेजा जाता है, और दूसरे देश में भी जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसको एक देश में भेजा जाता है। तो ऐसे आयात निर्यात होते रहता है। तो पैसों के माध्यम से आयात निर्यात होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो भी वस्तुएं उत्पादित किया गया उसको अमेरिका में बेचा गया, तो अमेरिका वाले हम लोगों को पैसा देंगे तो वो भारत में आएगा। या फिर अमेरिका में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है, कोई भी खनिज पदार्थ हो, तो उसको जब भारत में लाया जाता है तो हम लोग उनको पैसा दे देते हैं। तो ऐसे हम लोग आयात निर्यात करते रहते हैं। तो किसी भी देश के अंदर जो पैसा का लेन देन होता है उसका जब अंतर निकालते हैं उसी अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। सपोज डेट मान लीजिए कि भारत जो है, भारत में जो भी वस्तु उत्पादित हुई उसको हम लोग अमेरिका में बेचे, 50 रुपया में बेच दिए। तो 50 रुपया कौन देंगे? अमेरिका हमको दे देगा 50 रुपया। अमेरिका में बहुत सारी वस्तु उत्पादित हुई और वह जो है भारत में आकर बेच दिया, तो हम लोग उसको जो है 100 रुपया दिए। मतलब उतना सामान दिया कि हम लोगों को जो है 100 रुपया देना पड़ा। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे कि हम लोग कितने का सामान बेचे तो 50 रुपया का, और अमेरिका हमारे देश में कितने का सामान बेचा तो 100 रुपया का। दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 50। 100 में से 50 घटाएंगे तो 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है वो 50 है। ठीक है, तो इसी को जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अर्थात भुगतान संतुलन जो है किसी भी देश के आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। आर्थिक का मतलब पैसों के लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है उसी को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, भुगतान संतुलन जो है ये इसके रिकॉर्ड को दो तरह के खातों में रखा जाता है। कितने तरह के? तो दो तरह के। एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जो हम लोगों के बैंक में खुलता है वो वाला खाता नहीं है ये देश का होता है चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में जो है दृश्य मध्य वस्तुएं एवं अदृश्य मध्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। दृश्य मध्य वस्तु का मतलब जो दिखाई देती है, वैसे वस्तु को दृश्य मध्य वस्तु कहते हैं। और अदृश्य मध्य का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं देती है, जैसे किसी प्रकार का सेवा हो गया तो वह जो है दिखाई नहीं देता है, तो उसको जो है चालू खाता में शामिल किया जाता है। और पूंजीगत खाता में जो है विदेशी निवेश और विदेशी ऋण को शामिल किया जाता है। जो भी हम लोग विदेश में निवेश करते हैं या फिर कोई दूसरा देश आकर, दूसरे देश की कंपनी आकर भारत में निवेश करती है उसको पूंजी खाता में शामिल किया जाता है। और विदेशी ऋण को एक दूसरे देश से जब लोन लिया जाता है उसको जो है पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है। अब आइए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं, और सबसे पहले हम जो है करेंट अकाउंट को समझते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है, दृश्य मद और अदृश्य मद को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चालू खाता में दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक दृश्य मद और दूसरा अदृश्य मद। दृश्य मद को जो है व्यापार संतुलन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी के नाम से जाना जाता है। और अदृश्य मद को बैलेंस ऑफ इनविजिबल कहा जाता है, यानी शॉर्ट में इसको बीओआई के नाम से जाना जाता है। आइए दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन के अंतर्गत सभी आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है, उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है। जितने भी हम लोग आयात निर्यात करते हैं या फिर कोई भी देश आयात निर्यात करता है तो उसके मूल्य को जो है व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है।
जैसे कि भारत में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसका हम लोग कुछ उपयोग करके उसको निर्यात कर देते हैं, यानी किसी दूसरे देश में उसको जो है ले आकर बेच देते हैं। तो जितना में बेचते हैं तो सामने वाला देश हमको पैसा देगा, तो उस पैसा को व्यापार संतुलन में शामिल कर दिया जाता है। या फिर जो है बहुत सारे देश हमारे देश में वस्तुएं आयात करते हैं, यानी वह देश जो है हमारे देश में वस्तुएं बेच देते हैं। तो जब बेचते हैं तो हम लोग खरीदते हैं, तो उसके बदले में उनको पैसा देते हैं, तो उस पैसा के मूल्य को भी व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है कि इस देश को इतना पैसा दिया गया है। तो वही जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी व्यापार संतुलन है। ठीक है। भारत जो है बीओटी में हमेशा घाटे में रहता है, ये जो है पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में भारत हमेशा घाटे में रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि भारत में उतना वस्तु उत्पादित नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, उतना फैक्ट्री कारखाने नहीं है, जिस वजह से भारत जो है वस्तुओं के उत्पादन कम करता है। इसलिए हम लोग निर्यात उतना नहीं कर पाते हैं, और जितना हम लोग निर्यात करते हैं उससे कई गुना जो है आयात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना वस्तु नहीं है। इस वजह से हम लोग दूसरे देश में नहीं बेच पाते हैं, और दूसरे देश वाले जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर कारखाना बहुत ज़्यादा है, तो लोग वस्तु उत्पादित करके हमारे देश में आयात कर देते हैं, हमारे देश में बेच देते हैं। तो जब वो हमारे देश में बेचेंगे तो हम लोग उसको पैसा देंगे, तो हमारा पैसा तो चला गया, जबकि उस हिसाब से हम लोग निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों को घाटा हो जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि आप जो है किसी से अपना वस्तु 100 रुपया के बेच दिए, और उसके पास सामने वाला के पास जो वस्तु है वह जो है आपसे 500 में बेच दिया, तो फायदा किसको हुआ? सामने वाला को हो गया, और घाटा आपको हो गया, क्योंकि आप 100 रुपया के बेच पाए और वह आपसे 500 का बेच दिया। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के पास उतना वस्तु उत्पादित नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उतना हब नहीं है, इस वजह से हम लोग निर्यात बहुत कम करते हैं और आयात ज़्यादा कर लेते हैं। इस वजह से हमारा पैसा दूसरे देशों में चला जाता है, तो हम लोग जो है बीओटी यानी व्यापार संतुलन में हमेशा घाटे में रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, खूब बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब होता है। तो देखिए जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाएगा तो उसको व्यापार संतुलन प्रतिकूल कहा जाएगा। यानी आयात अधिक हो जाए, मतलब बस दूसरा देश जो है भारत में बहुत सारी वस्तुओं को लाकर बेचने लगे तो उसको आयात कहा जाएगा, और निर्यात जो है कम हो जाए, यानी हम लोग बहुत कम वस्तु बेचे दूसरे देश में, तो जब आयात अधिक हो जाए और निर्यात कम हो जाए तो हम कहेंगे कि व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल हो गया है, क्योंकि हम लोगों को घाटा हो जाएगा। और व्यापार संतुलन अनुकूल कब होगा? तो जब आयात जो है निर्यात से कम हो, यानी आयात कम हो और निर्यात अधिक हो, यानी हम लोग अधिक वस्तु दूसरे देश में बेचते हैं तो निर्यात अधिक हो गया, और वह दूसरा देश जो है हमारे देश में वस्तु कम बेचे तो आयात जो है कम हो गया, तो हम कहेंगे व्यापार संतुलन है, क्योंकि हम लोग निर्यात ज़्यादा करके बहुत अधिक पैसा कमा लिए, तो कहेंगे व्यापार संतुलन अनुकूल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है। भारत के लिए जो है सिर्फ 2 बार व्यापार संतुलन अनुकूल था। अब तक कितना बार व्यापार संतुलन अनुकूल है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 1972 और 73 में, और दूसरा जो है 1976 और 77 में। मात्र ये 2 ही बार है जिस वक्त हम लोग जो है निर्यात बहुत अधिक कर दिए थे आयात से ज़्यादा। ये 2 ही समय है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं अदृश्य मद यानी बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अदृश्य का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई न दे, तो उसको अदृश्य मद कहा जाएगा। अदृश्य मद के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाओं के आयात निर्यात का विवरण शामिल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि व्यापार संतुलन में किसको शामिल किया जाता है? तो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यानी जितने भी वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सभी को जो है व्यापार संतुलन में शामिल करते हैं। और जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, यानी जितने भी प्रकार की सेवाएं हो गई, उन सभी को जो है अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। ठीक है। जैसे कि ब्याज, जब हम किसी देश को लोन देते हैं तो वह देश जो है हम लोगों को ब्याज देता है, हमारे देश को, तो वह ब्याज जो है हमें दिखाई नहीं देता है, वो एक प्रकार का सेवा हो गया, तो उसको उस पैसा को किस में शामिल किया जाएगा? अदृश्य मद में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार हो गया लाभांश, किसी चीज़ में लाभ हुआ तो उस लाभ को भी किस में शामिल किया जाएगा? अदृश्य मद में शामिल किया जाएगा। भुगतान हो गया, उपहार हो गया, कोई भी देश उपहार दे दिए या फिर हम किसी को उपहार दिए तो उस पैसा को किस में शामिल किया जाएगा?
अदृश्य मद में शामिल करेंगे। अनुदान हो गया, वित्त प्रेषण हो गया यानी रिमिटेंस हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जो है अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। ये सभी जो है सेवाएं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यात्रा हो गया, सेवा के रूप में देखें तो यात्रा, परिवहन लागत, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बीमा, ये सभी चीज़ होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है और उनके बदले पैसा मिलता है, दिया जाता है, तो उसको अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। जैसे भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों में जाते हैं किसी किसी कार्य को करने के लिए। जैसे हमारे देश के डॉक्टर हो गए, तो हमारे देश के डॉक्टर जो है विदेशों में भी कार्यरत है, विदेशों में विभिन्न तरह के इलाज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पैसा मिलता है इलाज करने के एवज में, तो वह जो है भारत में भेजते हैं। तो उस पैसा को कहाँ शामिल किया जाता है? अदृश्य मद में यानी BOI में शामिल किया जाता है। या फिर बहुत सारे यहाँ पर इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, विभिन्न तरह के लोग हैं जो कि विदेशों में बहुत सारे कार्यों को करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर पैसा कमाकर अपना सेवा देकर और जो भी पैसा मिलता है उसको भारत में भेज देते हैं, तो वह अदृश्य मद में शामिल हो जाता है। इसलिए भारत जो है BOI में हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर हैं, तो वो सभी जाके विदेशों में कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके बदले जो भी उनको पैसा मिल रहा है तो वो भारत में भेज देते हैं, तो वो अदृश्य मद में हो जाएगा। इस वजह से हम लोग हमेशा इसमें फायदे में रहते हैं और यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं है सेवा के रूप में करने के लिए। इस वजह से विदेशी यहाँ पर हावी नहीं है, हम लोग जो है विदेशों में हावी है, इसलिए हम लोगों को हमेशा BOI में फायदे में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत जो है हमेशा BOT में घाटे में रहता है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और BOI में हमेशा फायदे में रहता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा कि भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड को जो है दो तरह के खातों में शामिल किया जाता है, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम लोग देखें कि इसमें दो तरह के चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक जो है दृश्यमद वस्तुओं को और दूसरा अदृश्यमद वस्तुओं को चालू खाता में शामिल किया जाता है, और इसके बारे में हम लोग जो है बढ़िया तरीके से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता क्या होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। देखिए, पूंजी खाता में विदेशी ऋण, विदेशी निवेश एवं NRI जमाए को शामिल किया जाता है, उसी को पूंजी खाता कहा जाता है। विदेशी ऋण का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे देशों से हम लोग कर्जा लेते हैं यानी लोन लेते हैं, तो उस लोन के अमाउंट को पूंजी खाता में शामिल किया जाता है। या फिर बहुत सारे देशों को हम लोग कर्जा देते भी हैं, जैसे नेपाल को, भूटान को, तो जो लोन का अमाउंट हम लोग देते हैं उस लोन के अमाउंट को पूंजी खाता में शामिल किया जाता है, उसी को विदेशी ऋण के नाम से जाना जाता है। एक होता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब होता है कि दूसरे देश की कंपनी जो है भारत के किसी भी कंपनी में अपना पैसा निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, या फिर यहाँ की कंपनियों की शेयर खरीदती है, तो उसके बदले में यहाँ की कंपनियों को पैसा देती है, तो उसी को विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। तो उसको भी पूंजी खाता में शामिल किया जाता है, उस पैसा को, तो ये विदेशी निवेश होता है। इन्हीं सभी को जो है शामिल करते हैं तो उसको पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, विदेशी निवेश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ये कितने तरह का होता है, तो ये दो तरह का होता है विदेशी निवेश। एक होता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, और दूसरा होता है FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो ये दो तरह का विदेशी निवेश होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत में पूंजी खाता पर विचार विमर्श करने के लिए RBI द्वारा SS तारापुर समिति का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है कि पूंजी खाता में विचार विमर्श करने के लिए, पूंजी खाता को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि विदेशी निवेशक हमारे देश में आए, विदेशी कंपनी जो है भारत की कंपनियों में निवेश करे, इसके लिए जो है इस पर विचार विमर्श करने के लिए RBI द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, SS तारापुर समिति, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम विदेशी निवेश में FDI और FPI इन दोनों को समझते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि FDI क्या होता है और FPI क्या होता है। दोनों इम्पोर्टेंट है और ये दोनों जो है विदेशी निवेश होते हैं। देखिए, FDI क्या है, तो जब कोई विदेशी कंपनी या फिर संस्था
भारत में किसी कंपनी की 10% से अधिक शेयर खरीद लेती है तो उसे जो है एफडीआई कहा जाता है। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है या फिर कोई संस्था है और वह कंपनी या फिर संस्था जो है भारत के किसी भी कंपनी की 10% से अधिक का शेयर खरीद ली तो अमेरिका की कंपनी को एफडीआई कहा जाएगा। शेयर खरीदने से निवेश विदेशी निवेश से जो है भारत को फायदा हो जाता है, क्योंकि वो विदेश की कंपनी है और वो आकर भारत में निवेश करेगी। तो जब भारत में निवेश करेगी किसी भी कंपनी में तो वह उस कंपनी को पैसा देगी, तो वो जो भारत की कंपनी है वो और विस्तार करेगी अपने आप को और विकसित करेगी, जिससे भारत को भी क्या होगा, फायदा होगा। और जो कंपनी विदेशी कंपनी भारत में अपना पैसा निवेश की है, 10% से अधिक शेयर खरीदी है, उसको कुछ ब्याज मिल जाता है, उसको भी फायदा हो जाता है और भारत की कंपनी जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाती है। तो उसको एफडीआई के नाम से जाना जाता है, जो निवेश करती है विदेशी कंपनी। ठीक है। इसका अनुकूल प्रभाव जो है उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एफडीआई किसको कहा जाएगा, तो जो भी विदेशी कंपनी हो या फिर संस्था हो, अगर वो भारत के किसी भी कंपनी में 10% से अधिक शेयर खरीद लेती है तो उस विदेशी कंपनी को एफडीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वही एफपीआई क्या है, तो जब कोई विदेशी कंपनी या फिर संस्था भारत में किसी कंपनी की 10% से कम शेयर खरीदती है तो उसको एफपीआई कहा जाएगा। कोई भी विदेशी कंपनी हो या फिर संस्था हो, वह भारत में किसी भी कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदेगी, जैसे 9%, 8%, 5%, तो उस विदेशी कंपनी को एफपीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन को अनुकूल कैसे बनाया जाए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे कि भुगतान संतुलन को किन किन कारणों से, किन किन तरीक़ों से हम लोग अनुकूल बना सकते हैं, यानी देश के अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला तरीका है आयात प्रतिस्थापन की नीति लागू करना। इसका मतलब होता है कि विदेशी आयात जो है उनको कम करके निर्यात को बढ़ावा देना, यानी निर्यात ज़्यादा करना और आयात कम करना, तभी तो हम लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बीओपी को अनुकूल बना सकते हैं, यानी हम लोग हमेशा बीओपी यानी भुगतान संतुलन में फ़ायदा में रहेंगे, क्योंकि निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हम लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा और आयात हम लोग कम करेंगे तो पैसा हम लोगों को कम देना पड़ेगा, जिससे हम लोग फ़ायदा में रहेंगे। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है गैर पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना। गैर पारंपरिक वस्तुओं का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुआ है उससे कोई चीज़ बनाकर उसको निर्यात करना। जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो बिजली उत्पादन करने में हवा तो हम लोगों को बनाना नहीं है, तो हवा से बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जल से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो ये गैर पारंपरिक वस्तुएं हैं, इनका जो है निर्यात को क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे सौर ऊर्जा का विकास करना, तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो उसमें जो है हम लोगों को कुछ लगेगा नहीं, केवल उसका जो है टेक्निक विकसित करना है। उससे क्या होगा कि वस्तुएं निर्मित हो सकती है, तो उसका निर्यात हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये कह रहा है गैर पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना, तो जिससे क्या होगा कि भुगतान संतुलन हमारा अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद है उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक का प्रयोग करना। उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक मतलब हाई क्वालिटी के मशीन को विकसित करना, जिससे उत्पादन जल्दी हो सके, तेज़ी से हो सके, तो जिससे हम लोग निर्यात बढ़ा सकते हैं, जिससे जो है बीओपी हमारा संतुलन हो जाएगा। उसके बाद है अदृश्य मदों से आय को बढ़ाना। अदृश्य मद का मतलब सेवाओं से, जो दिखाई न दे। तो अगर हम सेवाओं से अपना आय बढ़ाएं तो क्या होगा कि हम लोग भुगतान संतुलन में हमेशा जो है फायदे में रहेंगे, कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग बीओआई यानी बैलेंस ऑफ इनविजिबल में अभी आप पढ़ें कि हम लोग हमेशा फायदे में रहते हैं, क्योंकि बीओआई में जो है सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो सेवाओं के आय को जो है और बढ़ाना है, ताकि भुगतान संतुलन में हम लोग और अनुकूल हो जाएं। ठीक है। उसके बाद है कि आरबीआई द्वारा उधार नियंत्रण के तहत मौद्रिक नीति लागू करना। जब भी आरबीआई को पता चलता है कि भारत में बीओपी जो है प्रतिकूल है यानी अनुकूल नहीं है, तो मौद्रिक नीति लागू कर देती है।
मौद्रिक नीति के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करिएगा इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ पर मौद्रिक नीति के बारे में बताया गया है बहुत ही विस्तार तरीका से, उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो मौद्रिक नीति लागू करती है, तो मौद्रिक नीति जैसे ही लागू करेगी तो जो भी ब्याज दर है वो बढ़ जाएंगे, यानी लोन जो है महंगा हो जाएगा, लोन का ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो अब लोन महंगा होने से क्या होगा कि लोग जो है लोन नहीं लेंगे, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो वस्तु कम खरीदेंगे, जिससे वस्तु का डिमांड भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को नहीं खरीदते हैं तो उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे चाइनीज़ सामान हो गया, चाइनीज़ सामान जो है हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, अगर हम चाइनीज़ सामान खरीदना बंद कर दें तो चाइनीज़ सामान का डिमांड जो है कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो उसी तरह जब लोन महंगा होता है तो हम लोग लोन नहीं लेते हैं, तो हम लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, और पैसा कम होने के कारण वस्तु कम खरीदते हैं, जिससे वस्तु का डिमांड कम हो जाता है। और जैसे ही वस्तु का डिमांड कम होगा तो विदेश से आयात करने वाली जो है वो वस्तुएं कम आयात किया जाएगा, यानी विदेशी आयात कम हो जाएंगे। और जैसे ही विदेशी आयात कम होंगे तो भारत का निर्यात अधिक हो जाएगा, और निर्यात ही हमको बढ़ाना है। जैसे ही निर्यात बढ़ेगा तो BOP यानी भुगतान संतुलन जो है अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल। जैसे हम लोग चाइनीज़ सामान खरीदते हैं, तो अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो चाइनीज़ सामान अइबे नहीं करेगा, यानी चाइनीज़ सामान जो है आयात नहीं होगा, और आयात नहीं होगा तो निर्यात हमारा बढ़ जाएगा, और निर्यात हमारा जब बढ़ जाएगा तो हम लोग जो है ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे, जिससे BOP संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए RBI जो है मौद्रिक नीति लागू करती है। उसके बाद है कि सरकार द्वारा मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? विदेशी मुद्रा के परिपक्ष में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, तो उसको मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि सरकार जो है BOP को संतुलित करने के लिए क्या करती है, तो मुद्रा का अवमूल्यन करती है, यानी विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, जो अपने घर का मुद्रा होता है उसके मूल्य को गिरा देना। इससे क्या होता है कि निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है वैल्यू जो है गिर गया है, इस वजह से निर्यात क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, और आयात जो है महंगे हो जाते हैं। आयात क्या हो जाते हैं? महंगा, यानी विदेश से वस्तु आयात करने पर वो महंगा पड़ेगा, जिस वजह से लोग उसको नहीं लेंगे। और जो निर्यात की गई वस्तु है, यानी भारत से किसी दूसरे देश में निर्यात करना सस्ता पड़ेगा, इस वजह से निर्यात जो है ज़्यादा होगा और आयात कम होगा। तो हम लोगों को यही तो करना है कि निर्यात को बढ़ा देना है और आयात को कम कर देना है, जिससे BOP जो है संतुलित हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है जब भी देखती है कि BOP प्रतिकूल है तो वह क्या करती है? मुद्रा का अवमूल्यन करती है, यानी जो घरेलू मुद्रा है उसके मूल्य को गिरा देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जो है कुल 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो है 1949 में, दूसरा 1966 में, और तीसरा 1991 में। इन 3 वर्षों में जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के एग्जामों में प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब, यानी आपको बताना है कि व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल कब होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयात निर्यातों से अधिक हो। यानी आयात जो है जब अधिक हो जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल है। अभी आप पढ़े कि व्यापार संतुलन को अनुकूल अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि आयात को कम कर देते हैं और निर्यात को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही निर्यात बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आने लगेगा और आयात कम हो जाएगा, यानी पैसा हमारा जो है विदेशों में कम जाएगा, जिससे जो है व्यापार संतुलन अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब होता है, तो आयात जो है निर्यातों से अधिक हो जाता है तब। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। वस्तु और सेवाओं के व्यापार को जो है भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। याद करिए कि दृश्य और अदृश्य मद को चालू खाता में शामिल किया जाता था, तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा।
उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां या भुगतान, भुगतान को भी और पूंजीगत प्राप्तियों को भी जो है भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। ये पूंजी खाता में हम लोग पढ़ें तो इस बी भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के लिए जो है व्यापार संतुलन अनुकूल जो है दो ही बार हुआ है, एक 1972 से 73 में और एक 1976 से 77 में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972 से 73 और 1976 से 77। ठीक है, इन्हीं 2 वर्षों में भारत के लिए जो है व्यापार संतुलन है अनुकूल था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। मैंने आपको अवमूल्यन के बारे में बताया कि जब विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा के मूल्य को गिरा दिया जाता है, वैल्यू को गिरा दिया जाता है, तो उसी को अवमूल्यन कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में जो है कुल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, एक 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा बार 1991 में। तो इसमें देखिएगा कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1991। बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में। 1991 में महीने में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था भारतीय सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, सबसे पहले आप जानिए कि व्यापार घाटा होता क्या है। देखिए, जब जो है निर्यात कम हो जाए और आयात अधिक हो जाए तो उसी को व्यापार घाटा के नाम से जाना जाता है। यानी आप सामान जो है कम बेच दें और सामान ज़्यादा खरीद लें तो आपको घाटा हो जाएगा, और व्यापार में घाटा हुआ तो उसी को कहा जाएगा व्यापार घाटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। यानी निर्यात कम हो जाता है और आयात अधिक हो जाता है, तो उसी को हम लोग व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है, यानी व्यापार का संतुलन क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयातों एवं निर्यातों में अंतर। आयात और निर्यात में अंतर निकालते हैं तो वही क्या होता है, व्यापार का संतुलन। उसी को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब भुगतानों की संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। मतलब भारत के लिए कह रहा है कि अगर भारत में भुगतानों की जो संतुलन स्थिति है वह लंबी समय तक के लिए गंभीर हो जाए, मतलब भारत के लिए प्रतिकूल हो जाए भुगतान संतुलन, तो भारत को क्या करना चाहिए, या फिर भारत जो है बलपूर्वक क्या करता है। तो जाहिर सी बात है कि आयात पर जो है रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आयात ज़्यादा हो जाएगा और निर्यात बहुत कम होगा तो भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल हो जाएगा, हमारे अनुकूल नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आयात को जो है प्रतिबंधित कर देंगे, आयात पर रोक लगा देंगे और निर्यात चालू रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा संतुलन जो है बना रहेगा, संतुलन जो है अच्छा से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयातों पर रोक लगाना पड़ता है, क्योंकि आयात पर जब रोक लगा देंगे तो केवल निर्यात करेंगे, निर्यात करेंगे तो केवल हमारे देश में पैसा आएगा। अब रोक लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा तरीका से ठप कर दिया जाए, उसमें जो है कुछ नियम लगा दिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पूंजी खाते में जो है देख रेख करने के लिए, उसमें अच्छा कार्य आगे बढ़ाने के लिए एसएस तारापुर समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर समिति। ठीक है, पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता के लिए, उसमें नए नए चीज़ों को खोज करने के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।